वॉइस क्लियर है क्या? आप ओके, आप सभी लोगों यस का एक बार क्लियर। फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम सीपीसी का जो ऑर्डर है सेकंड पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ऑर्डर सेकंड को आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर ऑर्डर सेवन की तरफ चलेंगे, जैसा कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर सेकंड मैंने लगा लिया, इसकी ये बैरेक्ट है, थोड़ा सा नज़र डालिएगा यहाँ पे। वॉइस में क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ऑर्डर सेकंड में हम यहाँ पर बात करेंगे बाद की रचना की बात करेंगे, फ्रेम ऑफ सूट्स की बात करेंगे कि सूट को कैसे फ्रेम किया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसमें जो रूल हैं वो फर्स्ट से लेकर के 7 तक केवल दिए गए हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। केवल 7 रूल्स ही इस ऑर्डर में हमको पढ़ना है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, फ्रेम ऑफ सूट्स की बात करने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट में फ्रेम ऑफ सूट को एक बार नज़र डालिए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, रूल नंबर फर्स्ट पर हम लोग नज़र डालते हैं, बाद की रचना कैसे होगी। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, हर बाद की रचना या यावत साध ऐसे की जाएगी कि विवादग्रस्त विषयों पर अंतिम निश्चय करने के लिए आधार प्राप्त हो जाए। मीन्स जब भी कोई जजमेंट किया जाए या कोई आदेश किया जाता है तो वो अंतिम के लिए उसके पास कुछ आधार मिल जाए, इस टाइप से बाद की रचना की जाती है, इनकी बात को फ्रेम किया जाता है। और उनसे संपृक्त अतिरिक्त मुकदमेबाजी का भी निवारण हो, कि ऐसा ना हो कि बार बार एक ही मैटर पर केस रजिस्टर्ड किया जाए। वैसे कि सेक्शन 11 में पूर्व न्याय के अकॉर्डिंग इसको रेस्ट्रिक्टेड भी किया गया कि प्रांग न्याय के आधार पर कि पूर्व में जो निर्णय हो चुके हैं उन्हें दोबारा से केस रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर अगर कॉज ऑफ एक्शन कई हैं तो एक कॉज ऑफ एक्शन पर एक बार सुनवाई हो गई, फिर दूसरे कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी सुनवाई हो गई, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, शायद स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही नहीं हो रही गाइस? हो रही है सर। हेलो, हो रही है? चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। हम्म। तो यहाँ पे जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेम ऑफ सूट के बारे में क्या बात की गई है यहाँ पर। देखिए, एवरी सूट सेल एज फार एज practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in the dispute and to prevent further litigation concerning them। क्या क्या काम करना है यहाँ पे देखिए, कि ऐसा सूट बनाया जाए जिसमें फर्दर लिटिगेशन को अवॉइड किया जाए, कि फर्दर लिटिगेशन उसमें ना इन्वॉल्व हो, यानी कि इसको प्रिवेंट किया जाए। ऐसा एक बार में बना दिया जाए कि एक ही केस में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। तो फ्रेम ऑफ सूट, सूट को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको लिखा जाए, इसके बारे में बात की है। फिर अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, और कैसे ग्राउंड्स मिल जाए यहाँ पर जब फ्रेम किया जाए जो कि फाइनल डिसीजन में हेल्पफुल हों। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सूट, ये रूल नंबर सेकंड पर। ऑर्डर नंबर आप 2 पढ़ रहे हैं, रूल नंबर सेकंड पर एक नज़र डालिए। सूट टू इंक्लूड टू होल क्लेम, कैसा हो, उसमें पूरा क्लेम किया जाना चाहिए। यहाँ पे सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish and portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इसे समझाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। जो भी केस रजिस्टर्ड किया जाएगा उसमें दावा जो होगा ना वो पूरा संपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर सब रूल नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हर बाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस बाद हेतु के विषय में करने का वादी हकदार है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यहाँ से देखिए, जो वादी है, जो प्लेंटिफ है और जो उसके लिए एंटाइटल है, वो उसका जितना भी जो दावा है वो एक ही केस में यहाँ पर हो जाना चाहिए। किंतु वादी बाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता है। अब अगर जैसे मान लीजिए कई ज्यूरिडिक्शन हैं और वादी को लगता है कि यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कोई भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ
और वो कई कोर्टों के उसमें है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, और ये हिस्सा किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ये B4 भिंड, और I4 इंदौर, और मान लीजिए कोई और B4 B1 मतलब मान लीजिए भोपाल, इन जुरिडिक्शन में कहीं पर भी पड़ता है, मान लीजिए ऐसा कुछ भी। अब अगर इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा है और उनको ये लगता है कि ये देखिए इतना हिस्सा है, इस पर विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो अगर यहाँ पर ये दावा छोड़ दिया जाए तो इसका जो जुरिडिक्शन है वो यहाँ ग्वालियर हो जाएगा, या ये पूरा है बस थोड़ा सा हिस्सा यहाँ ग्वालियर का, ये भोपाल का या किसी अदर उसका है, तो यहाँ पर इतना को अगर छोड़ दिया जाए दावा, तो ये पूरा केस के कहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ग्वालियर में। तो यहाँ पर देखिए, जो ध्यान दीजिए, अगर वादी को ऐसा लगता है कि ऐसा छोड़ने से कुछ बेनिफिट हो सकता है और जो ज्यूरिडिक्शन है वो ग्वालियर में ही हो जाएगी, मुझे ग्वालियर में ही सुनवाई करना है, या जिस शहर में भी वो निवास करता है वहाँ पर सुनवाई हो जाएगी, तो इस आधार पर वो अपना दावा यहाँ पे त्याग सकता है, और इससे उसको थोड़ा सा बेनिफिट ये हो सकता है कि आने जाने में जो बेनिफिट मिलता है वो एक मिल सकता है। हाँ, पार्शलिटी की तो बात ही मत कीजिए, जहाँ पर पार्शलिटी अगर होने का हो कोर्ट में, तो फिर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर न्याय नहीं हुआ है, तो वो दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पार्शलिटी की तो कोई बात ही नहीं होती, कि पार्शलिटी तो चाहे किसी भी केस में आप किसी भी कोर्ट में जाइए, सब में एक जैसी सुनवाई होती है, उससे कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगला, यहाँ पे सब रूल नंबर 2 पर एक नज़र डालते हैं। दावे के भाग का त्याग, कि जो दावा है उसमें से किसी पार्ट को त्यागा जा सकता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहाँ वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है, जहाँ जो वादी है अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ कर देता है, या साशय त्याग देता है, मान लो या तो उसने लोभ कर दिया हो और या उसने त्याग दिया हो, वहाँ उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में बात नहीं लाएगा। तो जैसे ही उसने एक बार दावा त्याग दिया, तो दोबारा से वो उसके बारे में अलग से बात रजिस्टर्ड नहीं कराएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सब रूल नंबर 3 पर। आप रूल नंबर 2 का सब रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ऑर्डर नंबर 2 में। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, कई अनुतोषों में से एक के लिए बात लाने का लोभ, कई रिलीफ हैं पर किसी एक के लिए वो छोड़ देता है, उसको लोप कर देता है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए क्या क्या होगा इसके बारे में। एक ही बात हेतु के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति, जिसको कई रिलीफ मिलना चाहिए, और ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए बात ला सकेगा। तो अगर यहाँ पे वादी को लगता है कि इनमें से जितने भी उसको रिलीफ मिलने हैं, 3-4 टाइप के रिलीफ उसको मिलने हैं, उसमें से कोई भी वो एक रिलीफ के लिए चाहे तो केस ला सकता है, बाकी को वो छोड़ भी सकता है, उनमें से किसी के लिए भी वो बात ला सकेगा। किंतु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए बात लाने का लोक न्यायालय की इजाज़त के बिना करता है, अगर न्यायालय की परमिशन नहीं लेता है और फिर करता है, तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए सभी अनुतोषों के लिए बात नहीं लाएगा। मतलब जैसे कि आपने एक बार दावा त्याग दिया, तो आप दोबारा फिर उसके लिए इंटाइटल नहीं होंगे, अगर आपने न्यायालय की परमिशन से नहीं किया है तो। और अगर आपने न्यायालय की परमिशन लेकर के ऐसा किया है, तो बिल्कुल फिर आप उसको इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप दोबारा से उसके लिए केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण पर एक नज़र डालिए। इस नियम के प्रयोजनों के लिए कोई बाध्यता और उसके पालन के लिए समपार्श्विक प्रतिभूति और उसी बाध्यता के अधीन उद्भूत उत्तरोत्तर दावे के बारे में यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः एक ही बात हेतु के गठित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई अगर ऑब्लिगेशन आता है, लाइबिलिटी यहाँ पर जैसे आ जाती है किसी की, और उसी के समपार्श्विक कोई प्रतिभूति यहाँ पर रजिस्टर्ड की जाती है, मतलब कोई भी प्रतिभूति उसके लिए कोई गारंटी दी गई है, तो उस बाध्यता के अधीन उसके बाद जो उद्भूत उत्पन्न हो रहा है और दावों के बारे में यह समझा जाएगा कि वो भी एक ही केस के पार्ट हैं, जिस केस में यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया। अब जैसे कि इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया, जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दृष्टांत में। इलस्ट्रेशन में दिया गया कि का एक घर खा को 1200 रुपये वार्षिक भाटक भाटक के पट्टे पर देता है। कितने पर देता है? का नाम का व्यक्ति एक घर खा नाम के व्यक्ति को 1200 रुपये के रेंट पर देता है। सन 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध है। तो कितने का? 1905, 1906 और 1907 का पहले से ही फिक्स है कि इतना होना चाहिए, इतना इतना अमाउंट है उसका, ऐसा फिक्स किया गया। का सन 1908 में खा पर केवल 1906 के शोध भाटक के लिए बाद लाता है। तो देखिए 1905 का भी किराया उसका बकाया है, 1907 का भी बकाया है और 1906 का भी बकाया है।
लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल 1906 के लिए डिमांड करता है, बाकी वो इसने 5 का भी छोड़ दिया और 7 का भी छोड़ दिया। तो क्या करें, खा के ऊपर का उसके पश्चात सन 1905 या 1907 के शोध भाटक के लिए बाद नहीं लाएगा। तो इसके लिए फिर बाद में वो चाहे कि जैसे 1906 की उसने यहाँ पर वसूली कर ली है यहाँ पर, और फिर वो सोचे कि नहीं साहब हम दोबारा से ऐसे उस केस के लिए जिसके लिए वो चाह रहा है कि दोबारा से वो ऐसा कर ले, तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए फिर परमिशन कोर्ट उसे नहीं देगा। हाँ, अगर कोर्ट की इजाज़त से उसने ऐसा कुछ कर लिया है तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जरा ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे थे यहाँ पर सूट रूल नंबर 2, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सो टू इंक्लूड द होल क्लेम, कैसा होना चाहिए, पूरा क्लेम होना चाहिए एक में। यहाँ सब रूल नंबर फर्स्ट पर नजर डालिए। एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, कैसा होगा, पूरा क्लेम एक ही सूट में यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए। विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल टू मेक इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उससे संबंधित उसे जितने भी रिलीफ मिलने हैं जिसके लिए वो इंटाइटल है, वो सभी के सभी एक ही केस में रजिस्टर्ड किए जाने चाहिए। बट अ प्लेंटिफ में relinquish and portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court। अगर यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसे लगता है कि देखिए मान लीजिए उसकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात होता है, कोई विवाद होता है, और ये यहाँ पर दो कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, इतना हिस्सा ये भिंड के कोर्ट में जाता है और इतना बाकी का हिस्सा ग्वालियर के कोर्ट में जाता है, ग्वालियर जिले के कोर्ट में। तो उसको चाहिए कि वो पूरा ग्वालियर कोर्ट में जाए, तो ये जो छोटा सा हिस्सा जो इसका था यहाँ पर, तो इसको चाहे तो वो त्याग सकता है, इसके लिए दावा नहीं करेगा, बाकी इतने के लिए दावा कर सकता है कि इतना हिस्सा मुझे चाहिए। तो इसके लिए इसका जुरिडिक्शन चेंज हो जाएगा, मीन्स इसका जो मैटर है ना वो ग्वालियर में चल सकता है। तो अगर यहाँ पर प्लेंटिफ को ऐसा फील होता है तो वो ऐसा कर सकता है और अपना केस यहाँ पर ग्वालियर के कोर्ट में सुनवाई करवा सकता है, चाहे वो ग्वालियर का कोर्ट हो या फिर वो भिंड का कोर्ट हो, कहीं का भी हो। अगर उसे ऐसा करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऐसा कर सकता है। वॉइस क्लियर है गाइस सभी को? एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? ओके गाइस, चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पर सब रूल नंबर 2 पर जरा नजर डालिए। यहाँ पर रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, कि वेयर द प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर यहाँ पर कोई ओमिट्स कर देता है यानी कि लोप कर देता है, यहाँ पर लोप का मतलब है कि जहाँ पर कर्तव्य हो, जहाँ पर केस लाने के लिए उसको ऑथराइज हो, एंटाइटल हो, फिर भी नहीं करता है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मान लिया जाता है लोप कर दिया उस व्यक्ति ने। और इंटेंशनली रेलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, और वो क्या करता है इंटेंशनली यानी कि दावे को त्याग देता है, छोड़ देता है कि नहीं साहब मुझे ये नहीं चाहिए। ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन, जो उसने दावा त्यागा है जिसके लिए उसने लोप किया है, सो ओमिटेड और रेलिंक्विश, जो उसने छोड़ा है, ओमिटेड किया है या त्याग दिया, उसके लिए वो अलग से फिर केस रजिस्टर नहीं कर सकता। कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप? ऑर्डर नंबर आप 2 पढ़ रहे हैं, और रूल नंबर भी कौन सा है 2, और सब रूल भी कौन सा है 2 आप पढ़ रहे थे। इसमें ऐसा करें 222 आप ऐसे कर सकते हैं 222। ये कौन सा है फर्स्ट, ऐसे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे 222 लिख लेंगे तो ये ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, और सब रूल नंबर 2 में ऐसा लिखा है कि एक बार दावा त्याग दिया गया तो दोबारा से उसके लिए केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तीसरा रूल नंबर सब रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिएगा। ओमिशन इंस्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ, जहाँ पर उसको सेवरल रिलीफ मिलने हैं, कई रिलीफ मिलने हैं, उनमें से क्या वो किसी एक के लिए केस ला सकता है? तो बिल्कुल हाँ ला सकता है। उसके लिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन था उसमें उसको कई रिलीफ मिलने थे तो वो चाहे तो किसी एक रिलीफ के लिए भी केस रजिस्टर्ड कर सकता है। मे स्यू फॉर ऑल एनी ऑफ सच रिलीफ बट इफ द ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर उसने कोई रिलीफ को त्याग दिया है, ओमिट्स कर दिया यानी कि लोप कर दिया उसका, और कैसे? विदाउट कोर्ट की परमिशन से, तो फिर टू स्यू फॉर ऑल सच रिलीफ ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, जो उसने छोड़ दिए हैं उनके लिए इसके बाद वो केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकता उन छोड़े हुए दावों के लिए। अगर कोर्ट की परमिशन ली गई थी तो बिल्कुल वो दोबारा से इसमें केस रजिस्टर्ड कर सकता है, परमिशन लेके करता है तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिए जरा एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र डालिए। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बात कर रहे हैं
फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एंड ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन एंड आर collateral security for its performance and succeed claim arising under the some obligation shall be deemed respectively to continue but one cause of action। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन का एक पार्ट मान लेंगे कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन आता है या कोई कोलेट्रल कोई सिक्योरिटी रखी गई है तो दोनों के संबंध में ही ऐसा मान लिया जाएगा कि जो केस ऊपर रजिस्टर्ड किया गया था उसी केस का ये भी पार्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए, जैसे कि यहाँ देखिए समझाने की कोशिश की गई इलस्ट्रेशन के माध्यम से। तो यहाँ कहा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए लेट्स अ हाउस टू बी एट अ yearly of rent Rs 1200, the rent for the whole of the year 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid ACUs B in 1908। ये अनपेड है 905 का, 906, 907 का, लेकिन केवल एक ही ईयर के लिए क्लेम करता है। तो क्या बात करेंगे यहाँ पर, ओनली फॉर द रेंट ड्यू 1906 shall not afterwards sue be for the rent due for 1905 और 1907। अगर उसने देखिए 1906 के लिए केवल एक के लिए यहाँ पर केस रजिस्टर्ड करता है और 1905 और 1907 को छोड़ देता है तो बाद में इसके लिए वो अलग से केस रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा। तो इतना क्लियर है गाइस यहाँ पर रूल नंबर 2, जल्दी से बताइए थोड़ा सा। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। चलिए जरा ध्यान दीजिए, जहाँ पर अगर क्लियर ना हो तो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। अगला जरा ध्यान देते हैं हम लोग, रूल नंबर 3 पर एक नज़र डालिए, बाद हेतुकों का संयोजन। तो जो बाद के हेतुक हैं क्या उनको एक साथ किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए सब रूल नंबर 1 पर एक नज़र डालते हैं, उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है। कोई अगर अलग से प्रोविजंस कर दिए गए हैं तो वादी उसी प्रतिवादी या संयुक्तता उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध कई बाद हेतुक एक ही बाद में संयोजित कर सकेगा। तो कई जो बाद हेतुक हैं वो एक ही बाद में इकट्ठे एक साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और ऐसे बाद हेतुक रखने वाले कोई भी वादी जिनमें वे उसी प्रतिवादी या संयुक्ता उन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्ता हेतुबद्ध हों तो ऐसे बाद हेतुकों को एक ही बाद में संयोजित कर सकेंगे। ये रूल आपने वहाँ पर भी पढ़ा था, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 1 में भी यही प्रोविजंस किए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ ही और वही प्रतिवादी हैं वही वादी हैं तो उनको एक ही केस में सबको इंक्लूड किया जा सकता है। सब रूल नंबर यहाँ पर 2 पर जरा नज़र डालिए। यहाँ पर जहाँ बाद हेतुक संयोजित किए जाते हैं वहाँ बाद के संबंध में न्यायालय की अधिकारता संकलित विषय वस्तुओं की उस रकम या मूल्य पर निर्भर होगी जो बाद के संस्कृत किए जाने की तारीख पर है। तो यहाँ पर कहा गया कि न्यायालय की जो अधिकारता है वो कैसे डिसाइड होगी, देखिए जितने भी सिविल केसेस चलते हैं उनकी ज्यूरिडिक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनकी ज्यूरिडिक्शन कौन सी होगी, देखिए जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ज्यूरिडिक्शन में देखिए अगर हम देखें यहाँ जुडिशियल सीजे फर्स्ट का अगर जो पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 50,000 तक के केस सुन सकते हैं, ठीक है। और सीजे जो सेकंड है वो कितनी सुन सकते हैं, 25,000 के। हाँ, लेकिन पर स्टेट में जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट चाहे तो अमेंडमेंट करके ये ज्यूरिडिक्शन को सिविल रूल्स और क्रिमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग, सिविल रूल्स के अकॉर्डिंग ये ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि क्रिमिनल रूल्स में अमेंडमेंट करके जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजे है, जब सिविल केस सुनते हैं तो इनको सीजे फर्स्ट बोला जाता है, जब ये क्रिमिनल केस सुनते हैं तो इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा जाता है, JMFC। और जो इसी को जो सीजे सेकंड है इसी इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये केवल क्रिमिनल केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये सिविल केसेस सुनते हैं तो सीजे फर्स्ट और सीजे सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जहाँ बाद हेतु संयोजित किए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक साथ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बाद की मूल्य को कैसे डिसाइड किया जाए, तो वहाँ कहा गया कि वहाँ बाद के संबंध में जो न्यायालय की अधिकारता है उसको संकलित विषय वस्तुओं की जो जिनको जोड़ा गया है सभी को, तो वहाँ पर उस रकम का या मूल्य पर निर्भर होगी जो बाद के संस्कृत किए जाने की तारीख पर उस दिन उसकी जो वैल्यू है उसके आधार पर डिसाइड होगी, और किस कोर्ट में उसका यहाँ पर सुनवाई होगी उस कोर्ट के लिए उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे, फिर एडीजे, और फिर यहाँ पर आप
सीजे फर्स्ट और सीजे सेकंड, इनके जो कोर्ट होते हैं, इन कोर्टों में से जिसकी भी ज्यूरिडिक्शन होगी उनके पास इस केस की सुनवाई होगी। अगर मान लीजिए यहाँ सीजे फर्स्ट के जो पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है उससे अधिक है तो यहाँ पर एडीजे के पास ट्रांसफर हो जाएगा, या डीजे जिसको चाहे उनके पास ये सुनवाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये बाद मूल्य के जो संयोजित होने पर जो कॉस्ट आएगी उसके आधार पर केस को डिसाइडेशन किया जाएगा, उस कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इतना क्लियर है गाइस? चलिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जो कॉज ऑफ एक्शन है उन सबको अगर ज्वाइंट किया जाता है तो किस आधार पर चलेगा। सब रूल नंबर फर्स्ट में एक नजर डालते हैं। तो सब रूल नंबर फर्स्ट पर अगर नजर डालें यहाँ पे तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जहाँ तक कोई अन्यथा प्रोविजंस ना किए गए हों तब अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन, कई कॉज ऑफ एक्शन है उनको एक ही सूट में इंक्लूड किया जा सकता है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट भी सेम है, और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, और अगर सेम डिफेंडेंट्स कैसे हैं, जॉइंटली भी हैं, एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शन in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such cause of action in the same suit। तो एक ही सूट में जहाँ पर कई बार देखिए प्लेंटिफ भी वही हैं, डिफेंडेंट भी वही हैं, तो और कॉज ऑफ एक्शन कई हैं, तो यहाँ पर जो कॉज ऑफ एक्शन है उनमें सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को एक ही केस में यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। ये किस में कहा गया, रूल नंबर 3 में। आप कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? ऑर्डर नंबर, जल्दी से बताओ, ऑर्डर नंबर 2 और रूल नंबर 3। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? आ रही है सर। ध्यान दीजिएगा, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, जहां पर सभी कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ इकट्ठा किया गया, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर। तो जितने भी जो सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को एक ही केस में जब एक साथ किया गया है उनको, तो उनके साथ कैसे होगा, टोटल वैल्यू जो होगी उनकी, जो एग्रीगेट बनाया जाएगा, उस एग्रीगेट के आधार पर ज्यूरिडिक्शन को फिक्स किया जाएगा कि कहाँ पर केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 6 में कहाँ दिया है, सीपीसी का जो सेक्शन 6 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए जरा देखिए, किस डेट पर, एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, जिस डेट पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा उस डेट पर उसकी जो वैल्यू है उसके आधार पर केस को ट्रांसफर किया जाएगा। आप देखिए रूल नंबर 4 पर एक नजर डालते हैं। रूल नंबर 4 पर जल्दी से, स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए केवल कुछ दावों का संयोजित किया जाना। कोई भी देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको क्या करना है, उसको यहाँ से रिकवर करना है। प्रत्युत्तरण मतलब वापसी, इसको रिटर्न करना है, रिकवरी करनी है, और उसके लिए कुछ दावों को संयोजित किया जा सकता है। पूरे केस को तो नहीं किया जा सकता, तो केवल यहाँ कहा गया कि कुछ दावों को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि देखिए इंग्लिश में भी आप देख लीजिए एक बार, कहा गया कि ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट, कुछ केस जो सर्टेन क्लेम्स हैं, कुछ निश्चित जो क्लेम्स है, केवल उनको ही इनको ज्वाइंट किया जाएगा फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिकवरी ऑफ की गई है उसके लिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे रूल नंबर 4, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ कहा गया कि स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए केवल कुछ दावों को संयोजित किया जा सकता है, कुछ क्लेम्स को ही एक साथ इकट्ठा करके बात की जा सकती है और केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। कब, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और उसकी रिकवरी के लिए बात हो। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब तक कि न्यायालय की इजाज़त ना हो, स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए बाद निम्नलिखित के सिवाय कोई भी बाद हेतुक संयोजित नहीं किया जाएगा। अगर न्यायालय की जितनी परमिशन मिली केवल उतने ही यहाँ पर क्लेम्स को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है, बाकी को नहीं। तो यहाँ पर देखिए का नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, उस दावाकृत संपत्ति या उसके किसी भाग के अंतकालीन लाभों या भाटक की बकाया के लिए दावे। कौन कौन से, उस दावाकृत संपत्ति के लिए, उसके किसी भाग के अंतकालीन लाभ के लिए, या उसके भाटक के लिए। तो तीनों देखो, जिस प्रॉपर्टी पर क्लेम किया गया वो, और उसके अंतकालीन लाभ जो मेंस प्रॉफिट जो होते हैं वो, और भाटक का मतलब होता है रेंट। मीन्स प्रॉपर्टी से कोई अलग से इनकम शुरू हो जाती है तो उनको हम लोग अंतकालीन लाभ भी कह सकते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी नंबर पर, जिस संविदा के अधीन हुआ संपत्ति या उसका कोई भाग धारित है
उसके भंग के लिए नुकसानी के लिए दावे तथा। अब जैसे कहा गया कि कोई संविदा की गई है और उसके अंतर्गत कोई भी संपत्ति है जो वहाँ उसमें इंक्लूड की गई है, तो उसके भाग के लिए भी अगर यहाँ पे नुकसानी हुआ है तो उसके लिए भी दावा किया जा सकता है। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेदावे जिनमें चाहा गया अनुतोष उसी बात हेतु पर आधारित है। तो कोई जो जो भी ऐसे दावे हैं तो उनमें क्या कहा गया कि उनमें जो अनुतोष चाहा गया, जो रिलीफ चाहा गया, उस पर आधारित है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। परंतु इस नियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह प्रोबंध या मोचन के किसी बाद में के किसी भी पक्षकार को यह मांगने से निवारित करती है कि बंधक संपत्ति का उसे कब्जा दिलाया जाए। तो इस नीचे वाली लाइन का मतलब थोड़ा सा समझिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु इस नियम की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा। प्रोबंध आप समझते हैं, मोचन के बारे में कोई प्रॉपर्टी है जिसको बंधक बनाया गया है या कोई भी ई स्टॉपल किया गया है, उसके लिए यहाँ रिलीज करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी बाद में कि किसी भी पक्षकार को यह मांग करने से निवारित नहीं करेगी कि उसकी जो संपत्ति है उसे बंधक से उसे वापस दिलाया जाए। भाई बंधक कितने दिन के लिए होता है, मॉर्गेज कितने समय के लिए होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, या जैसा भी उन लोगों ने एग्रीमेंट किया हो उसके आधार पर ऐसा किया जा सकता है। जो लोग इंग्लिश में थोड़ा सा उसको वो भी समझ लीजिए एक बार दोबारा से। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4 पर एक नज़र डाल दें। ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि नो कॉज ऑफ एक्शन सेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की विदाउट परमिशन से कोई भी यहाँ पर जो क्लेम्स हैं उनको रिकवरी के लिए जब मैटर आता है और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आता है तो उन्हें ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। फिर बी ज्वाइंट विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, किन को छोड़ करके, इन चीज़ों को छोड़ करके जो ए बी और सी में दिए गए हैं। तो देखिए इनकी परमिशन के लिए ज़रूरत नहीं। क्लेम्स फॉर मेंस प्रॉफिट, अगर मेंस प्रॉफिट्स के लिए किया गया, अंतकालीन लाभ है उनके लिए किया गया। एरियर्स ऑफ रेंट, रेंट के लिए, और रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम, और उससे संबंधित कोई प्रॉपर्टी उसके क्लेम के लिए किया गया तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इनको छोड़ करके बाकी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, पर इनको तो किया जा सकता है। ऑफ एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ, तो इनमें से इनको क्लेम किया जा सकता है। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्लेम फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो और उसकी बदले में उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो तो यहाँ पर वो डैमेज के लिए भी क्लेम किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। तो अगला जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अंडर विच द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ हेल्ड। तो कहा गया कि देखिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, फिर वो ब्रीच हो गई और उसके बदले में उसको कुछ डैमेज हुआ है तो उस डैमेज का क्लेम भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। सी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्लेम इन विच द रिलीफ सॉट बी इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन का कोई मैटर है और उसमें रिलीफ की बात की गई है तो इसके लिए क्लेम किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इन ही रूल से या इस रूल से ऐसा नहीं माना जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट द नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड, ऐसा नहीं समझा जाएगा, ना ही ऐसा माना जाएगा टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर उसके फोरक्लोजर के लिए बात की जा रही है या रिडेम्पशन के लिए बात की जा रही है, तो फोरक्लोजर आप समझते हो क्या होता है, जल्दी से बताओ, किसी को पता है इस वर्ड का मतलब, किसी को पता हो जल्दी से बताओ, अगर पता है तो फिर बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। नहीं सर। नहीं सर। फोरक्लोजर का मतलब होता है, देखो किसी से हमने अगर लोन ले लिया है, ध्यान रखिए, हमने कोई लोन ले लिया, कोई पैसे उधार ले लिए, हमने उससे कहा भाई हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में। अब क्या किया, हमारे पास जैसे कुछ अमाउंट आया, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिए और आपने कहा कि भाई हम 5000 रुपीज़ मंथली पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ 1 महीने दिया आपने, 2 महीने दिए, 3 महीने दिए, 4 महीने दिए, 5 महीने दिए, अब आपके पास इकट्ठा सा अमाउंट आ जाता है। तो आप सोचते हैं क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट दें हम, और इसको मुझे एक साथ क्लोज कर देना चाहिए। तो आपने जो बचा हुआ अमाउंट 4-5 महीने भरा, यानी कि 25,000 रुपये आप अमाउंट दे चुके हैं। अब यहाँ पर 75,000 का अमाउंट और बचा हुआ, प्लस उसका जो भी इंटरेस्ट बचा आपने दे करके उसको क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, इस बात को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोल देते हैं फोरक्लोजर करना।
ठीक है। अब इसी में क्या होता है, इसी में प्रॉपर्टी का भी हो जाता है। प्रॉपर्टी का कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की, चलो मॉर्गेज की जगह हम यहाँ पर सिंपल भाषा में इसको बोल देते हैं गिरवी रख दी किसी के यहाँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रख दिए प्रॉपर्टी के कि ये डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए और इस पर कर दे, इसी को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख रहे हैं उसके बदले में प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बदले में कुछ पैसे ले लिए, मनी ले लिया इससे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। इसी को सिंपल भाषा में हम मॉर्गेज भी बोल सकते हैं, लीगल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं बंधक। अब बंधक में क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक इसका पूरा चैप्टर दिया गया। सेक्शन जब आप 58 पढ़ेंगे तो उसमें आपको 5 to 6 टाइप के आपको ये मिल जाएंगे, बंधक कितने हो जाते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं, ये हो जाएगा, इसका जो रूप है ना वो साधा बंधक यानी कि सिंपल बंधक का ये एक तरीका मान लिया जाता है, डॉक्यूमेंट रख देना और पैसे लेना, पर पोजीशन उसी के पास रहता है जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो यूज़ कर रहा था, जैसे यूज़ कर रहा था वैसे ही यूज़ कर रहा है, केवल एक सिक्योरिटी बेस में यहाँ डॉक्यूमेंट रख दिया गया, केवल यहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। तो इस टाइप का जो कर दिया गया तो ये क्या हो गया, मॉर्गेज हो गया। अब इससे अगर रिलीज़ कराना हो, डॉक्यूमेंट्स अगर रिलीज़ कराने हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये रिडेम्पशन कराना है तो वो बोलेगा भाई आप पैसे दे दो, मेरे मेरे जितनी पैसे लिए वो दे दो, मेरे जो मनी उसकी बात हुई थी इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट यहाँ पर दे दो। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट दे देते हैं, मनी दे देते हैं, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, ये रिडेम्पशन की हो जाएगा कि इसको जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको इसको वापस से वो कर दिया। अब यहाँ पर बात करें पोजीशन की, तो देखना जरा यहाँ पे पोजीशन कैसे मिलेगा। अब एक बंधक कौन सा होता है, एक बंधक ये भी होता है कि जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, लोगों के खेत 1 साल के लिए रख लेते हैं, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। उन्होंने कहा देखिए 1 साल के लिए हम आपको कितने 2,000-3,000 रुपये एक मुश्त राशि दे दी, और 1 बीघा जो खेत है आपका, 1 बीघा जिसको बोलते हैं, ये खेत जो है इसको मैं ना 1 साल तक के लिए इसकी फसल केवल उगाऊंगा। तो क्या हुआ, इसमें पोजीशन चला गया सेकेंड पर्सन को, खेती एक ही है पर बी ने 3,000 रुपये यहाँ पेमेंट कर दिया, तो 1 साल के लिए इसके पोजीशन बी के पास चला जाएगा। अब भी यहाँ पे खाली नहीं करे खेत, बोले नहीं आ भी मत जाना, ये को डरा धमका रहा है, आ भी मत जाना नहीं तो मैं यहाँ पर सोच लेना तेरे पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि ये खेती अब मेरी है। तो यहाँ पर जब ऐसा होगा, पर डॉक्यूमेंट किसके नाम है, ए के नाम है, तो ए अगर कोर्ट में जाए तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, इसको पोजीशन दिलाने के लिए जो खेत की कॉस्ट होगी उस कॉस्ट पर फीस लेकर के, सिविल केस होगा तो इस कॉस्ट पर फीस लेकर के इसके लिए पहले डिसीजन करेगा, डिसीजन के बाद फिर वो डिक्री बनाएगा, डिक्री के बाद इसे पोजीशन दिलाएगा। तो कहेगा कि भाई मैंने इसके पास मॉर्गेज रखा था और इसको यहाँ पर 1 साल के लिए इसको पोजीशन भी दिया था, अब ये मेरा खेत खाली नहीं कर रहा, खेत खाली नहीं कर रहा, तो यहाँ पर पोजीशन के लिए भी वो यही बात कर रहा है। देखो रूल नंबर यहाँ 4 पर क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, ये ऐसे नहीं बोलेगा जैसे इसने कहा कि जॉइंट क्लेम को जॉइंट नहीं करेंगे, तो बोले किसी को भी मॉर्गेज के मैटर में हो या फोरक्लोजर के मैटर में हो, रिडेम्पशन के मैटर में हो और पोजीशन दिलाने के लिए हो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, तो इस बात के लिए नहीं रोक रहा ये केवल ये कह रहा है कि यहाँ पर जो नो कॉज ऑफ एक्शन सेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट टू बी ज्वाइंट विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात हो रही, जैसे किसी ने बहुत दिन से उस पर कब्जा जमा रखा है और उसे रिटर्न वापस करने का है, तो उससे रिलेटेड जितने भी और क्लेम है सबको एक साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे। कोर्ट ये कह रहा है कि एक साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे यहाँ पर, कब तक, जब तक कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए। अगर कोर्ट कहता है कि हाँ मैटर इसी प्रॉपर्टी का है, इसी के इंटरेस्ट का है, तो बिल्कुल उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इन 3 कंडीशन में उसने कह दिया कि अगर मेंस प्रॉफिट का उसी प्रॉपर्टी से, एरियर के रेंट से रिलेटेड है, उसी प्रॉपर्टी का है मैटर, तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बाकी के लिए वो ज्वाइंट नहीं करेगा, इनके लिए अलग अलग केस रजिस्टर्ड कराएगा। इसका मेन कारण क्या है, अगर कोर्ट ने एक ही केस में सभी कॉज ऑफ एक्शन ऐड कर लिए और कई केसों के एक ही केस में कर दिए, तो कोर्ट को फीस का नुकसान होगा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम कोर्ट की खत्म हो जाएगी। इसलिए कोर्ट कहेगा भाई अलग अलग केस रजिस्टर्ड करिए, सेम प्रॉपर्टी का है और एक जैसा है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है गाइस इतना, रूल नंबर 4 पे जल्दी से बताओ। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? नो सर। नहीं आया तो बताएगा, नहीं आया अर्चना मैडम, नहीं आया आगे समझ में? सर। आ गया, अच्छा आगे अब सर आगे। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। आप रूल नंबर 5 पर एक नजर डालिए। रूल नंबर 5 पर देखें क्या कह रहे हैं, निष्पादक, प्रशासक या वारिस, देखो 3 लोग हो गए, एक तो एग्जीक्यूट कराने वाला हो गया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया,
ठीक है। और तीसरा यहाँ पर वारिस हो गया। द्वारा या उसके विरुद्ध दावे, या तो इनके द्वारा या उसके विरुद्ध दावे कैसे किए जा सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। किसी निष्पादक, प्रशासक या वारिस द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत में लाया गया कोई दावा व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए उन दावों से तब तक संयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में अभिकथन ना किया गया हो। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि कोई भी निष्पादक हो, जो कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है और उसको एग्जीक्यूट कराने की बाद, जैसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसको वो बिल्कुल अंतिम रूप में देने जा रहा है, अगर वो व्यक्ति हो पहला, तो दूसरा कोई प्रशासक हो या कोई वारिस हो, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उसका उस हैसियत में लाया गया कोई दावा व्यक्तिगत रूप से, यानी कि वो अपनी व्यक्तिगत रूप से ही कोई दावा लाया है और उसके द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए उन दावों में से तब तक संयोजित नहीं किया जाएगा, मतलब तब तक उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक कि, तब तक देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब तक कि अंतिम वर्णित दावों के बारे में यह अभिकथन ना किया गया हो। जो पहले दावे जो किए गए थे उन दावों के बारे में अभिकथन ना किया गया हो कि वे उस संपदा के बारे में पैदा हुए हैं जिनके बारे में निष्पादक, प्रशासक, वारिस की हैसियत में वादी वाद लाया है या प्रतिवादी पर वाद लाया गया है, या जब तक कि अंतिम वर्णित दावे ऐसे ना हों जिनके लिए वह उस मृतक व्यक्ति के साथ जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है संयुक्तता हकदार या फिर दायी था। तो देखो यहाँ पे मेन मैटर क्या है, मेन मैटर यहाँ पे, चलो अच्छा पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। नंबर 5 को थोड़ा देखिएगा। क्लेम बाय अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, नो क्लेम बाय अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर एज सच शैल बी ज्वाइंट विद क्लेम बाय अगेंस्ट हिम पर्सनली। अगर वो पर्सनली कोई वो कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है, तो वो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा ना हो जिसके संबंध में केस रजिस्टर्ड किया गया था, जिसके संबंध में दावा किया गया। जैसे मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए ये प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई केस चल रहा है, तो अब अदर प्रॉपर्टी के बारे में कोई अगर अपने पर्सनली लेके आता है तो फिर यहाँ पे उसको एंटरटेन कोर्ट नहीं करेगा। हाँ, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है, जैसे इसमें रेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहा गया अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम आर एलेग्ड टू अराइज विथ रेफरेंस टू ई स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। चाहे तो वो प्लेंटिफ हो, वादी हो, और चाहे प्रतिवादी हो, ठीक है, दोनों कोई भी हो सकता है। और अगर इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉज ऑफ एक्शन से संबंधित लेकर के आता है तो उन्हें ज्वाइंट किया जा सकता है, अदरवाइज उन्हें इंडिविजुअल ज्वाइंट नहीं किया जाएगा। फिर कहा गया सीयू और इज इश्यूड एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर और आर सच एज ही वॉज इंटाइटल टू। या तो फिर इन लोगों का कोई हित हो, कौन कौन से लोगों का, देखो 3 लोग यहाँ पर बताए गए। 3 लोगों में पहले बात की गई एग्जीक्यूटर कोई है, या तो इनका इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, या फिर कोई वारिस हो जिसको हायर बोल रहे हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति है तो इनमें हिस्सा हो तो फिर इनको उस बाद में इंक्लूड कर लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर इनको तभी किया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ है और इसी प्रॉपर्टी के संबंध में यहाँ पे कोई क्लेम किया गया है तो ही कोर्ट एंटरटेन करेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं किया करेगा। और आर सच एज ही वॉज इंटाइटल और लाइबल फॉर jointly with the deceased person whom the represents। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लेम किया जाता है एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट में या एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट में या हायर के अगेंस्ट में, उसी प्रॉपर्टी से संबंधित तब तो एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक कि उनका इसमें कोई हिस्सा ना हो। कितना क्लियर हो गया सभी को? रूल नंबर 6 पर एक नज़र डालिए। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको बोलेंगे भाई आपका जो भी मुद्दा है आप अपना उसके संबंधित सेपरेट केस रजिस्टर्ड कराइए, इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या करें, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जहाँ कोर्ट को ऐसा लगता है दैट द ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्ब्रेस और डिले। अगर लग रहा है कि सूट को जो केस है ना
उसको या तो उलझा दिया जाएगा या फिर डिले किया जा सकता है। द ट्रायल और इज अदरवाइज इनकन्वीनियंट, तो ट्रायल कैसे हो जाएगी, इनकन्वीनियंट भी हो जाएगी। तो द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कोर्ट को जस्टिस यानी कि न्याय के हित में लगता है, या तो वो वैसा आदेश दे सकता है या कह सकता है कि आप इनको अलग से सेपरेट ट्रायल करवाइए, आप अपनी अलग से केस रजिस्टर्ड कीजिए। अगर उसको 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं तो कौन कौन से, मे एम्ब्रेस और डिले ऑफ द ट्रायल। उसको लग रहा है कि जो ट्रायल चल रही है इसको जानबूझ करके डिले करने का पॉइंट है। कई बार ऐसे लोग आवेदन लगा देते हैं कि इसको भी ऐड कर दो, तो डिले हो जाएगा, 6 महीने 7 महीने 1 साल निकल जाएगा, तब तक फिर कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो इस टाइप का अगर कोर्ट को ऐसे फील हो जाता है तो कोर्ट यहाँ पर मना कर सकता है कि इस व्यक्ति को ना तो यहाँ पर ज्वाइंडर किया जा सकता है, ना ही किसी को मिस ज्वाइंडर किया जा सकता है, ऐसा भी आदेश वो दे सकता है। इतना क्लियर हो गया। रूल नंबर 7 पर एक नज़र डालिए, ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर। अब अगर किसी व्यक्ति को मिस ज्वाइंडर किया गया है तो कब तक ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे केसेस में जिनमें फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं, या तो उससे पहले पहले कर दिया जाए या जब तक वो बनाया जा रहा है तब तक कर सकते हैं। दूसरा कब कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर मिस ज्वाइंडर हुआ है तो एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट डेट पर आपको तुरंत ही ऑब्जेक्शन उठाना है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि जैसे आपने दावा त्याग दिया हो। या फिर फैक्ट एंड इशू बनने से पहले, जब तक फैक्ट एंड इशू बनाए जा रहे हैं तब तक आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पे करना है, अदरवाइज इसके बाद कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। हाँ, कोर्ट अपनी परमिशन दे दे तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज कोर्ट यहाँ पर इंटरटेन नहीं करेगा। ये देखिए रूल नंबर 7 पर जब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन shall be taken at the earliest possible opportunity and, कैसे, at the earliest possible, जितने जल्दी हो उतने जल्दी, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही कर देना चाहिए। इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड, ऐसे जहाँ पर इशू सेटल किए जाते हैं, एज और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। कब, जब सेटलमेंट होने से पहले ही, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन and any such objection not to taken shall be deemed to be have been waived। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने वो दावा त्याग दिया है और उसको छोड़ दिया है, इसलिए अब इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑर्डर नंबर 2 था। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये रूल नंबर 6 और 6 पर एक नज़र डालिए। पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक ही बाद में बाद हेतुओं के संयोजन से, जब बाद हेतु जो संयोजन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है उनको, उस ड्यूरेशन में विचारण में या तो उलझन हो सकती है या विलंब हो जाएगा, या ऐसा करना अन्यथा असुविधाजनक होगा, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, वहाँ न्यायालय पृथक विचारण का आदेश दे सकेगा कि भाई आप अपना केस अलग से रजिस्टर्ड कीजिए, इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय हित में उसे समीचीन हो और ठीक लगता हो। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7 पर नजर डालते हैं, कुसंयोजन के बारे में आक्षेप यानी कि ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाद हितकों के कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे। शीघ्रतम अवसर मतलब जो नेक्स्ट डेट आए उस डेट पर भी कर सकते हैं। और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे, जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा ना हुआ हो। जब तक ऑब्जेक्शन अगर बैक में ही पैदा हो रहा है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन जब वो बनाया जा रहा है, फैक्ट एंड इशू जब बनाए जा रहे हैं या उन्हें सेटल किए जा रहे हैं, उसी ड्यूरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्शन पैदा हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तब तो ठीक है, उस समय कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही हो गया है, कुसंयोजन वाला जो मिस ज्वाइंडर का था वो पहले ही हो गया, तो उससे पहले ही ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। और यदि ऐसे आक्षेप किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लिया है और आप नहीं लेना चाहते, ये आपकी इच्छा है। तो ये आपने ऑर्डर नंबर आपने 2 पढ़ा, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, बताइए जल्दी से प्लीज। सर रूल बात नंबर 7 प्लीज रिफर। 7 को, ठीक है, यस। 7 पर एक नजर डालिए। देखो यहाँ कहा गया कुसंयोजन के बारे में ऑब्जेक्शन। बोले ऑब्जेक्शन कब तक कर सकते हो। कुसंयोजन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को मिस ज्वाइन करा देना, यानी कि पहले वो ज्वाइन था फिर उसे हटा दिया गया,
देखो क्या होता है एक्चुअली, समझिए। पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पहले 5 लोगों के नाम लिखे, ए बी सी डी और ई, और इधर लिखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 लोगों को इधर लिखा है। तो यहाँ पर हम पार्टी नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जो पार्टी नंबर 1 का जो सिस्टम है, यहाँ पर ए भी लिखा, बी भी लिखा, सी भी लिखा, डी भी लिखा, पर ई भी। तो कोर्ट ने जब ट्रायल स्टार्ट की, उसको लगा ये जो डी नाम का जो व्यक्ति है ये गलत जुड़ गया भाई, इसको क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। कोर्ट ने क्या किया, इस केस में से इसका नाम रिमूव कर दिया। तो रिमूव को हम यहाँ पर बोल देते हैं मिस जॉइंडर। ये जो प्रोसेस है ना, इसको कोर्ट जो प्रोसेस हो गई इसको मिस जॉइंडर कहा जाता है। अब इस मिस जॉइंडर के बारे में अगर इस पक्षकार इनको पार्टी नंबर 2 को कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वो कब तक कर सकते हैं, या इनमें से किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन हो तो इनमें से ये कब तक कर सकते हैं, तो कहा एज सून एज पॉसिबल, कि जितने जल्दी हो, एज अर्लिस्ट जितने हो, तो यहाँ पर उसी समय कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डेट तक ये ऑब्जेक्शन उठा देना चाहिए कि साहब इसको रिमूव क्यों कर दिया, ठीक है, इसको नहीं हटाना है, इसको तो रखना ही है, इसमें ऐसा कुछ भी है, या इनको कोई ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं इन पक्षकारों में से इसको हट करना ही है। तो अब यहाँ पर देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो प्रतिवादी इनमें से किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए जेड को हटा दिया, तो 3 पर लाइबिलिटी जाएगी। तो लाइबिलिटी जब 3 पर जाएगी तो उनसे पूछा जाएगा भाई ये लोग ऑब्जेक्शन उठाएं कि भाई इसको भी जोड़ो, ये भी मेरे साथ था, इसके लिए ये एविडेंस, अगर ये यहाँ पे ऐसे दे देते हैं तो कहा गया कब, बोले जिन केसेस में जो फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं। फैक्ट एंड इशू क्या होता है, जब जजमेंट लिखते हैं ना, तो फैक्ट एंड इशू बनाए जाते हैं कि किसने किसने ऑफेंस किया, इन्हीं आधार पर केस का डायरेक्शन चलता है। तो इनके सेटल होने से पहले पहले, या ये जब बनाए जा रहे हैं उससे पहले पहले ऑब्जेक्शन करना होगा इस संबंध में। हाँ, अब जब फैक्ट एंड इशू बनाए जा रहे हैं उसी समय कोई ऑब्जेक्शन अगर आ जाता है तो बिल्कुल वो उसके बाद भी किया जा सकता है। तो वही बोला कि हाँ कोर्ट की परमिशन हो तो वैसे कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि कोई ऑब्जेक्शन अगर उठाना है, कुसंयोजन से संबंधित यानी कि मिस जॉइंडर से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन करना है तो कब तक कर सकते हो। तो उसके लिए कहा गया कि देखिए यहाँ पर ऐसे स्त्रीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे। ये लाइन आप पढ़ पा रहे हैं, देखिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। देखिए आ गया ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, तो कब कर सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इशू आर सेटल्ड। ऐसे केसेस जहां पर इशू सेटल किए जाते हैं या फिर एक्ट और बिफोर सच सेटलमेंट, या तो इस सेटलमेंट के पहले या उस सेटलमेंट तक आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया अभी। अब बताइए कुछ क्वेश्चन पूछना था, समझ में आया ये, यस सर। क्लियर है ना। चलो तो इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपने ऑर्डर सेकेंड पढ़ लिया है।